हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक की सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिए गए हैं वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस के ज़रिए आप पूरे एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। और क्लास 6 को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। क्लास 6 हमारा देखना इतना इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपके कितने ज़्यादा बने हैं वो जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो सारे क्वेश्चंस जब आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा यहाँ से आपका क्वेश्चंस लेवल बनता है और कितने अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो एक्सप्लेन जो आपको किया जाता है, जो एडिशनल जानकारी आपको उसमें दी जाती है, तो वो भी आप ज़रूर नोट करें। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको कराती हूँ ना, इसका अलग से आप नोट्स बनाते चलिए। क्लास 6 का आपने अभी तक पूरा नोट्स बना लिया होगा। जितना भी आप मेरे साथ आपको आगे चलना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे करा रही हूँ वैसे वैसे अगर आप करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा एनसीईआरटी आपका कब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 6 जो है हमने पूरे अच्छे से देख लिया। उसमें जो हमारा विश्व भूगोल है वो भी हमने देखा। उसमें हमने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, इस पे हमने बात की, अफ्रीका पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो विश्व भूगोल भी आपको अच्छे से देखना है। जो भी मैंने आपको कराया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सारा कुछ आपने देख लिया होगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि बुक कौन सी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये दृष्टि द विज़न की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब बुक का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है। हर एक चीज़ जो भी आपके बुक में दी गई है उसको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से लाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप ये बुक ले सकते हैं और ख़ुद से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं होगा। हर एक चीज़ जो भी इस बुक में दी गई है वो आपको कंप्लीट कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका फ़ायदा उठाइए। हर चीज़ जो फ्री होती है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को बदल देगा। वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो अपना जज्बा दिखाइए। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। डेट आपके लिए अनाउंस हो चुका है, अनऑफिशियली ही सही, लेकिन डेट अनाउंस हो चुका है। 10 से 11-12 के बीच में ही आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और समय आपका बहुत ही तेज़ी से फिसलता जा रहा है, इसीलिए आपको नोट्स बनाने का समय अभी है। इसके बाद आप नोट्स बनाने का समय आपके पास नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उसका बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। एक बार किसी चीज़ को देख लेने से, ये वीडियो एक बार देख लेने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होगा। तो आपको बार बार चीज़ें जो है रिपीट करनी पड़ेंगी, तभी आपको जो है समझ में आएगा। पहली बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जब आप उसको दूसरी बार तीसरी बार देखते हैं तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं करवा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लास 6 हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी से लेके चैप्टर 8 तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद जो है विश्व भूगोल में हमारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से जितने क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम क्लास 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 7 में देखिए 10 चैप्टर है आपका। ये 10 चैप्टर में कोशिश करेंगे 5 चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जब क्वेश्चन करने के दौरान ये ना समझे कि लिमिटेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ लेवल इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो थ्योरिकल पार्ट है, जो उसके बारे में एडिशनल जानकारी आपको दी जाती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन आपके वहीं से सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना है और चीज़ों को अच्छे से नोट करना है। आप इस लेवल पे है कि आपको जो है चीज़ें बस सही रास्ते पे दिखाई जाए तो आप उसको आराम से कंडक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सही दिशा मैं आपको दिखा रही हूँ, पर मेहनत आपको खुद का करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी 5 चैप्टर आज कंप्लीट कराऊँगी। कल हमारा पूरा 7 क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम 1-2 दिन में ये उत्तर अमेरिका और यूरोप से क्वेश्चन ले लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप स्किप करने की गलती नहीं कर सकते, ये पाप हो जाएगा आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके घास स्थल से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अन्य जो है जैसे हवा से क्वेश्चन पिछले बार भी टीआरई 3 में पूछा गया था। तो वो सारे जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके यहीं से देखने को मिलते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। 1 से लेके 5 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको हम कंप्लीट देखेंगे। और देखिए, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ
जो भी चैप्टर मैं आपको करा रही हूँ ना, वो एनसीईआरटी के बुक से करा रही हूँ। तो ये एनसीईआरटी में जितनी बातें दी गई होती हैं, आप सभी को भी पता है कि क्लास 1 में हम पढ़ते हैं, मान लीजिए हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 1 में ही बता दिया जाएगा, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही ये सारे चैप्टर आपको जो है जितने देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे चैप्टर आपको 8 में भी दिखेंगे, 9 में भी दिखेंगे, 10 में भी दिखेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट और भी हार्ड होते जाएंगे। तो और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँगी वो 9 to 10, 9-10 का ज्योग्राफी जब मैं आपको करवाऊँगी ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि 6 से लेके 8 तक जो आप बेस बनाएंगे ना, वो बेस आपका बन जाएगा, तभी आप क्लास 9 और 10 के जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, उसको अच्छे से डील कर पाइएगा। इसीलिए सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, हमारी बातें बहुत हो गई और अब हम एग्ज़ाम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं हम क्लास 7 के चैप्टर 1 पर्यावरण पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिले उसको नोट ज़रूर करते जाइएगा। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे ना वही आपको काम देगा, वो नोट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ ना, इसको बस मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे से यहाँ से कंडक्ट कराए जाएंगे और आप उसको आराम से कर भी पाइएगा। तो जितनी बातें बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाइए, आपका सिलेक्शन बहुत ही करीब होगा आपके। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य और जीके जीएस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य भी आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ कराया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए और जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ उसको कंप्लीट देखिए। चलिए, आप नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कैसा लगा आपको, क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। जो भी बातें आपको कहनी हो वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर्यावरण पे हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन शामिल हो जाएगा, तो मनुष्य भी होता है, धरातली स्थलाकृति भी होती है, मानव निर्मित वस्तुएं भी जो है वो भी पर्यावरण का ही पार्ट है, और प्राकृतिक वस्तुएं भी। आपका जितना भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे पर्यावरण का ही पार्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी लोग गलत कर देते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस गलत होंगे ही। इसीलिए आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है। यहाँ पे सिर्फ घटक पूछा जा रहा है और यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, ये सब हमारे पर्यावरण के अंदर आता है। सिर्फ पेड़ पौधे, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ पेड़ पौधे ही जो है वो पर्यावरण का पार्ट है। हर एक चीज़ आपके पर्यावरण का ही पार्ट है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, जो क्रिएशंस हैं, वो सम्मिलित होते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ये कथन क्या आपका सही है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है अस्तित्व में है, और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होते हैं। यही क्वेश्चन आपका सेम उठ के आया था। तो ये क्वेश्चन का ये जो कथन है ये भी आपका सही है। पूछा जाता है ना कि वायुमंडल परिवर्तन में क्या आपका उत्तरदायी है, तो मौसम और जलवायु ये दोनों आपके उत्तरदायी होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। आपने शुरू में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी हमने देखा था जैव मंडल क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो हमने बहुत सिंपल छोटा कॉन्सेप्ट था उसको समझा था, उसको हम और डिटेल में अब आज समझ रहे हैं। क्लास 8 में जाएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। चीज़ों को आप अच्छे से बस सुनते जाइए और जो भी नया लगता है उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही बात सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे वही बात देखिए कही गई है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली सी परत है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं इसको भी नोट करते चलिए। कुछ भी आपका एग्जाम में देखिए ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो कि आपके वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, गैस, धूल कण, जलवाष्प, ये सब आपको ऑप्शन में दे दिया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आपको सुनना है। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन कर लिया और हो गया, क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन से भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जल, यहाँ पे आपको जैवमंडल में क्या क्या आ जाता है आपका, तो स्थल भी आ जाता है, जल भी आ जाता है और वायु भी आ जाता है। ठीक है, तीनों मिल करके इसको जीवन को संभव बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंच यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फ्रेंच जो है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे हुई है, तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसको पड़ोस कहते हैं, नेबरहुड। कुछ सोर्स से पता चला है पढ़ने पर कि द वर्ल्ड एनवायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एनवायनियर विच मीन्स टू सराउंडिंग्स आवर समथिंग दैट सराउंड्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास होता है सराउंडिंग में, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे पारितंत्र के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो एक दूसरे के से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, उसे हम पारितंत्र कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, ये भी नहीं होगा। जीवधारियों का आपसी संबंध, पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, तो देखिए पर्यावरण से संबंध और जीवधारी का आपस में संबंध, ये दोनों ही हो जाएगा आपका पारितंत्र। तो सी ऑप्शन बेहतर तरीके से आपका परिभाषित कर पा रहा है। यहाँ पे वही बातें कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल में आपको जो है सुमेलित करना है। इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसको भी जो है बहुत ही ध्यान से आपको करना है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वो कहाँ होती है आपके, तो अभी अभी इसको हमने देखा था, ये आपका किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो वायुमंडल है वो आपका पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत है, जो हमने अभी अभी देखा। आपको ध्यान देना है हर एक चैप्टर, हर एक जो आपको भी क्लियरिफिकेशन करवा रही हो ना, ये सब आपको ध्यान से सुनना है। तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ था, तो देखिए वहाँ से सेम आपका क्वेश्चन बन गया। तो कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। अब आपको ये बताना है जैव मंडल किसके अंदर आएगा, तो जैव मंडल जो है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये भी पॉइंट हमने अभी अभी देखा है। ठीक है, ये सब मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जल मंडल क्या हो जाएगा, जलीय क्षेत्र, और स्थल मंडल क्या हो जाएगा, पृथ्वी की ठोस परपट्टी का कठोर ऊपरी भाग आपका स्थल मंडल के अंदर आता है। तो आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर से समझ पाएंगे जब आप हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। आप हर एक एग्जाम क्वेश्चन की अच्छे से यहाँ पे जो है आंसर लगा पाइएगा। तो ये तो हमने देख ही लिया, ये आप समझ ही पा रहे होंगे। जलमंडल के अंदर नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब आपके जलाशय मिलकर बनते हैं। और पृथ्वी की ठोस परपट्टी या फिर कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो ये सब जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, घिसा पिटा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5 जून, 5 जुलाई, 10 जून या 8 जुलाई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे आपका पर्यावरण संबंधी जितने प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे इम्पॉर्टेंट, वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 आपका है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर से क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं, यहाँ से भी आपके को 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको हम कंप्लीट देखेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर तो परपटी किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये समझना है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, यानी क्रस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रस्ट।
ठीक है। ये जो आपका मान लीजिए है, तो यहाँ पे क्रस्ट होता है और सबसे नीचे आपका मेंटल होता है, ये सब आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बस आपको ध्यान से समझना है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। तो ये कथन क्या आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। महासागरीय पर्पटी की मोटाई प्रायद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है। तो महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक कैसे हो सकती है? ये वाला आपका गलत है। सेकंड गलत है, एक ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपका एक बेस बनेगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। पर्पटी की मोटाई महाद्वीप एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग इसकी मोटाई 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि समुद्री सतह कम होता है, जबकि महाद्वीपीय सतह जो है वो मोटा होता है, 35 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका जो पहला वाला था वो गलत हो गया था। अर्थात क्या इसका कहने का मतलब है कि महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई महासागरीय पर्पटी से अधिक होती है। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो महाद्वीपीय जो पर्पटी होगी, जो क्रस्ट होगा, वो महासागर से कम होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे आपका समझ में आपको आ गया होगा कितना अंतर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कथन आपको जो असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एलुमिया जैसे खनिजों से बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके जो बना हुआ है आपका महाद्वीपीय पर्पटी। ठीक है, तो ये आप ऐसे, मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ये आपका जो भाग है, ये आपका क्रस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है? क्रस्ट है। और ये क्रस्ट आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। इसके बाद आपका आता है मेंटल। ये वाला पार्ट आपका हो गया मेंटल। मेंटल में आपका होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, SIMA ऐसे याद रखिए, सियाल सीमा यानी SIMA सीमा। और तीसरा आपका होता है कोर। ये क्या होता है? कोर। कोर में आपका क्या होता है? सॉलिड होता है ये। यहाँ पे आपका निकेल और नीफे होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका नीफे होता है। तो इस तरह से ये पूरा बना होता है। और ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपका कोर में आपका दो होता है। एक आपका जो है मैग्मा यानी लिक्विड से भरा होता है, ये दो पार्ट में होता है। ये वाला पार्ट आपका लिक्विड में भरा होता है। ठीक है, लिक्विड में भरा होता है। और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट आपका सॉलिड होता है। ठीक है, तो इतना खैर डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। किलोमीटर वगैरह भी यहाँ पे डिसाइडेड होता है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 30 किलोमीटर का होता है। फिर यहाँ से ये जो होता है ये आपका 2900 किलोमीटर होता है। इसके बाद इधर वाला पार्ट आपका जो है 6000 कुछ किलोमीटर आपका होता है। तो ये पूरा मतलब आपका यहाँ पे भूप्रपट्टी, मेंटल, बाह्य कोड, आंतरिक कोड, इसमें आपका बटा हुआ होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आपका क्रस्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मेंटल है। और इसमें जो ये एक पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका दो भाग में डिवाइडेड है। पहला जो होता है ये आपका लिक्विड भाग में होता है, बाह्य कोड जो होता है ये आपका ये कोड कहलाता है। ये पूरा जो है ना आपका ये कोर कहलाता है। ठीक है, कोर में दो है, पहला आपका लिक्विड में होता है और ये आपका पूरा सॉलिड में होता है, पूरा लोहा होता है। ठीक है, सॉलिड में होता है, नीफे आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका पूरा मतलब भू आकृति होता है, आंतरिक संरचना होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको सियाल याद रखना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल। मेंटल में आपका क्या होता है? सीमा, सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम। तो ऐसे याद रख लीजिए, क्रस्ट होता है सियाल, CIAL सियाल। मेंटल में होता है सीमा और कोर में आपका क्या होता है? नीफे, निकेल और लोहा आपका FE में आपका नाम आता है। ठीक है, तो नीफे।
तो इस तरह से ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया है इसको आप ध्यान से समझिए। तो महाद्वीप सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, ये आपका सही है। परपट्टी, महासागरीय परपट्टी सिलिका और आयरन से मिलके बना है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ये कथन क्या आपका सही है? नहीं सही है, सिलिका और आयरन से मिलके नहीं बना है। तो बी ऑप्शन आपका यहीं पे गलत है, तो यही सही हो जाएगा। असत्य पूछा गया है आपसे। और आगे वाला भी देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर पट्टी के नीचे मेंटल कोर होता है। मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। और पृथ्वी, ये भी आपका सही है, अभी मैंने आपको बताया ना, क्रस्ट के नीचे आपका मेंटल होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोहे से बना हुआ है। नीफे बताया अभी आपको, निकेल और लोहा को Fe कहते हैं, ठीक है। तो इससे बना हुआ है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो ये आपके तीनों कथन सही था, बी ऑप्शन आपका गलत था, तो यानी कि वही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ भी आपको दिया गया है, इसको ध्यान से समझिए। महासागरीय परपट्टी मुख्यतः सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे हम सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे कहा जाता है ऐसा। और परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है 29, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसमें निकेल और लोहे से ये बनी होती है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, सियाल, सीमा और नीफे। बस इतना याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो देखिए, ये जो आपका भाग है ना, ये जो अभी आपको मैंने बताया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्रस्ट वाला पार्ट जो है, ये आपका होता है 0 से लेके 30 किलोमीटर तक, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो नोट कर लीजिए। और जो आपका मेंटल वाला पार्ट होता है, ये 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका जो होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका 2 भाग में होता है, बताया मैंने अभी आपको, 2 भाग में होता है। तो पहला जो होता है ये लिक्विड वाला भाग, ये आपका लगभग 2900 से 5755 किलोमीटर होता है। और सॉलिड वाला जो भाग होता है, इनर कोर कहते हैं जिसको हम, ठीक है, आंतरिक क्रोड, तो वो आपका होता है 5755 से लेके 6371 किलोमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये आपको क्रस्ट है। हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी में इसको भूपर्पट्टी कहते हैं, ठीक है, भूपर्पट्टी, इसको लिख लीजिएगा। और ये सेकंड वाला होता है आपका मेंटल, ठीक है। और थर्ड वाला होता है आपका कोर, जिसको आंतरिक कोर बाह्य कोर में आप डिवाइड करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आपको इतना समझ में आ गया, इससे बाहर आपका, इससे ज़्यादा आपसे डिटेलिंग नहीं पूछा जाएगा। तो आगे आप इसको खैर और देखिएगा अभी। चलिए बताते हैं, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो किस प्रकार का शैल बनता है। अब यहाँ पे आपका शैल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो किस प्रकार का सेल बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसको बताएंगे, कायांतरिक सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल या फिर जीवाश्म युक्त सेल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, आग्नेय सेल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्मा से ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको आग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बाह्यभेदी आग्नेय सेल। वैसे तो इसका मैं आपको थ्योरी क्लास करवाती तो आप बेहतर समझ पाते, यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड हम लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैसे बता देती हूँ। आग्नेय अंतर्भेदी जो आग्नेय सेल है, इसे हम अंतर्निर्मित आग्नेय भी कहते हैं, और बहिर्भेदी को बाह्य आग्नेय सेल भी कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्सिव और एक्सट्रसिव, ये नाम आपका इंग्लिश में भी होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रहे कि अंतर्भेदी के अंदर आपका ग्रेनाइट होता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ग्रेनाइट होता है। और आग्नेय जो आपका बाह्य होता है, इसमें बेसाल्ट आ जाएगा। ये 2 आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
तो आंतरिक कौन सा होता है, इसके अंदर जो है पृथ्वी के अंदर से यानी कि मैग्मा भूप्रपट्टी तोड़कर बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही दरारों में ठंडा हो जाता है और धीमी गति से ठंडा होता है। इसीलिए ऐसे जो बड़े बड़े रवे के आकार के जो पत्थर बन जाते हैं वो ग्रेनाइट कहलाते हैं। और बाह्य आग्नेय सेल क्या होता है, जब कभी कभी मैग्मा भूप्रपट्टी से बाहर ऊपर आ जाता है। समझ रहे हैं आप। आंतरिक कौन सा है, ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है, ये आपका ज्वालामुखी है और यहाँ से मैग्मा आपका निकला और तोड़ नहीं पाया इसको, ठीक है, और अंदर ही ठंडा हो गया धीरे धीरे, तो यहाँ से आपका ग्रेनाइट निकलता है, ठीक है, समझ गए। और ये आपको तोड़ के जो मैग्मा बाहर निकल जाता है, तो ये जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ से तेज़ी से बाहर ठंडा होकर गैस रूप धारण कर लेता है, ठोस रूप धारण कर लेता है और बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, ठीक है। और यही चट्टान के जो रवे छोटे छोटे होते हैं तो ये आपके बेसाल्ट होते हैं। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप समझ गए अंतर्भेदी कौन सा और बाह्यभेदी कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है, ये बताना है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा, अभी आपको ये मैं करवा चुकी हूँ और इसका पूरा आपको बताया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। तो आप आसानी से अब इसको बता पाइएगा। देखिए इसीलिए मैंने आपको ना इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया। तो अब आप आराम से बता सकते हैं क्रस्ट होगा, मेंटल होगा, क्रस्ट होगा, मेंटल होगा या कोर होगा। तो ये वाला पार्ट जो है हमने आपको बताया था ना अभी, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे कोर जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्रोड आपका 2 भाग में बटा हुआ है और ये पूरा आपका 2900 से लेके 6000 कुछ किलोमीटर तक अभी हमने आपको लिखाया था, तो वो आपका पूरा होता है। तो ज़्यादा आयतन कौन घेरता है, क्रोड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा भी है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपट्टी यानी क्रस्ट लेता है। बताया था 35 किलोमीटर के लगभग तो लेता है और 16 किलोमीटर आपका मेंटल लेता है, ठीक है। प्रतिशत में भी ध्यान रखिए, मैंने आपको जितना बताया ना उसके आप बगल में लिख लीजिए 0.5% जो है आपका क्रस्ट लेता है, मेंटल आपका 16% लेता है और 83% आपका क्रोड लेता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 6371 किलोमीटर है। ये आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अभी अभी बताया है आपको ये वाला, तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताएंगे कौन सा आपका सही है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, बाहिर्भेदी होता है जो बाहर निकल जाता है। आपको इतना अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया वो आपको समझ में आया या ऊपर से निकल गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो दूसरा है यहाँ पे जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ये भी आपका सही है, ठीक है, बिना बाहर निकले अंदर में ही ठंडा हो जाता है तो उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। तो क्या ये आपका सही है? नहीं, उल्टा कर दिया है। बहिर्भेदी जो है वो छोटे दानों वाली होती है और अंतर्भेदी जो है वो महीन दानों वाली होती है, बड़े दानों वाली होती है। तो यहाँ पे ये दोनों उल्टा कर दिया है, तो ये दोनों गलत है। 1 और 2 ही सही है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल जो है ये लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसीलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। आपको ध्यान में रखना है कि जो बहिर्भेदी यानी बेसाल्ट वाला जो पत्थर होता है महीन दानों वाला होता है, जबकि अंतर्भेदी आग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे धीरे जो ठंडा होता है ये बड़े दानों के रूप में होता है। तो ये यहाँ पे उल्टा दिया हुआ था, बस इसको इतना सा आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए इसको आपको चुना यहाँ पे सुमेलित करना है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अंतर्भेदी सेल अभी मैंने आपको बताया ग्रेनाइट हो जाएगा, बहिर्भेदी आपका बेसाल्ट हो जाएगा, अवसादी आपका कौन सा होगा, अवसादी आपका चूना पत्थर हो जाएगा और कायांतरित सेल आपका स्लेट के अंदर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये चूना पत्थर और स्लेट आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक बार आप फिर से जो है अच्छे से पेपर पेंसिल निकाल लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको अवसादी जो होता है ना, अवसादी, ये रूपांतरित होता है। अवसादी, अवसादी सेल जो होता है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये जो सेल होता है, ये आपका जो है रूपांतरित होता है। ठीक है। तो देखिए आपका कौन कौन सा होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नंबर नोट करते जाइएगा। सबसे पहले होता है शेल, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चाक, या जिसको आप डोलोमाइट भी कहते हैं, डोलोमाइट। ठीक है। इसके बाद आपका बलुआ पत्थर, बालू का पत्थर बोलते हैं, बालू का पत्थर। और एक होता है कांगलेरो मैरेट, कांगलो मैरेट, कांगलो मैरेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये किस में रूपांतरित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। सेल आपका बन जाता है स्लेट, जो अभी आपने देखा। चूना पत्थर आपका संगमरमर बन जाता है। ठीक है, संगमरमर। चौक या फिर डोलोमाइट आपका क्या बन जाता है, ये भी आपका संगमरमर बन जाता है। ठीक है, चाक या डोलोमाइट ये भी आपका संगमरमर बन जाता है। और बालू का पत्थर जो है ये आपका क्वार्टरजाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट। और आपका कांग्लोमेरेट भी आपका क्वार्टजाइट बन जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो अवसादी है ये रूपांतरित हो जाता है जब ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके अवसादी हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अवसादी पत्थर हैं, सेल, चूना पत्थर, चाक या डोलोमाइट पूछा जाए, या बालू का पत्थर पूछा जाए, या कांग्लोमेरेट पूछा जाए, ये सब आपके किसके अंदर आएंगे, अवसादी के अंदर आएंगे। अब आप समझ गए होंगे आग्नेय का रूपांतरित क्या होता है। ये देख लीजिए, जब आग्नेय सेल में 3 आते हैं, ग्रेनाइट, एक मिनट, ग्रेनाइट, ये आग्नेय सेल का, इसको नोट कीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और एक और आता है बेसाल्ट ही। 2 तरह के होते हैं। एक ग्रेनाइट आपका नीस में बदल जाता है, ये इसका रूपांतरित रूप है, यहाँ पे लिखिएगा आप रूपांतरित। ठीक है, और ये नीस में बदल जाता है, ये सिस्ट में बदल जाता है। और बेसाल्ट का एक और रूप है, ये एम्फी बोलाइट में बदल जाता है, एम्फी बोलाइट, इसमें बदल जाता है। तो ये आपका कौन सा है, ये सब आपका क्या है, आग्नेय सेल है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आग्नेय सेल है। ठीक है, और इसके बाद आपका 3 और है, इसको भी नोट कर लीजिए। रूपांतरित सेल भी अलग रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्लेट, स्लेट किसके द्वारा होता है, अभी भी मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्लेट किसका रूपांतरित रूप है। ठीक है, स्लेट आपका किस में बदल जाता है, तो फाइलाइट में बदल जाता है। इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक जगह पे ये करवा दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको थ्योरी क्लास करवाती तो बहुत अच्छे से और डिटेल में ये आपको बता पाती, पर ये थ्योरी क्लास नहीं है आपका, ये आपका प्रैक्टिस क्लास है। पर ये मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपको ये पूछा जाए। और देखिए फाइलाइट जो है, फाइलाइट जो है ये बदल जाता है सिस्ट में। सिस्ट भी मैंने आपको ऊपर करवाया था अभी, तो ये भी आपको बताना है कि सिस्ट किसका जो है रूपांतरित है, लिखवा चुकी हूँ। और तीसरा है आपका गैब्रो, ग्रेब्रो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 जो है आपका, ये आपको बदल जाता है सरपेंटाइन में, सरपेंटाइन। तो ये 3 आप लिख लेना, ये आपका क्या है, ये रूपांतरित सेल है।
तो तीनों का मैंने आपको बता दिया, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल। ये आपका परिवर्तित होता है, परिवर्तित रूप कौन सा होता है ये भी आपको लिखवा दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपने कर लिया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ अवसादी सेल के संदर्भ में यहाँ पे कथन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही होगा। अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण द्वारा होता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, अवसादों के निक्षेपण से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अवसादी यहाँ पे इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं, ये आपका बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जीवाश्म के द्वारा ही आपका उत्पन्न होता है, उन्हीं के निक्षेपण से जो अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो सेकंड नंबर तो गलत था। ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं, तो ये जो आग्नेय सेल से कम कठोर होते हैं, अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। तो थर्ड भी आपका सही है, 1 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर या दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे कणों को ही अवसाद या सेंडिमेंट कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि वाहकों द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। यानी कि आप देखे होंगे हवा से बहकर कुछ मिट्टी, कुछ धूल कण आपका जाते हैं यहाँ से वहाँ, जल के द्वारा जाते हैं, है ना। तो ये आपके जो है अवसादी होते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर सेल की परत बनाते हैं, इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के कण से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के कण से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं, जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी अवसादी चट्टान की बात की जाएगी तो वहाँ जीवाश्म आपका बिल्कुल सही होगा। तो जीवाश्म आपको इसके साथ ही अच्छे से नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताना है उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि अवसादी और आग्नेय दोनों का हमने आपको दिखाया ना रूपांतरित रूप। तो उच्च दाब और उच्च दाब के कारण जो है कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। तो दोनों ही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आग्नेय सेल और अवसादी सेल। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, उदाहरण में देखिए यहाँ पे आपका दिया है चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है, चूना तो पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको हालांकि ना समझ में आए, लेकिन जो लिखवाया है ना उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वो आपका वहाँ से पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। तो वो पूरा शैल चैप्टर या एक तरह से आपका कंप्लीट हो, क्योंकि वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कौन सा किस में परिवर्तित होता है, कौन अवसादी सेल का उदाहरण है, कौन ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किसके अंदर आता है, आग्नेय के अंदर, अवसाद के अंदर, रूपांतरण के अंदर। ऐसा ही आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों ही मैंने आपको बता दिया, समझिए वो आपका पूरा शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हमारा तीसरा चैप्टर है, यहाँ पे तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी, इससे आप देखेंगे क्वेश्चन कौन सा आपका बना है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे बताएंगे पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। कथन आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर पिघलता हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो ये भी कथन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है जो कि कोर में होता है आपका, और वो पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिससे प्लेटें जो हैं आपस में ये घूमती रहती है अंदर ही अंदर, जो बहुत ही हजारों करोड़ों वर्ष के बाद जो है एक अलग स्थलाकृति बनाती है। ये अब आपका भूगोल में चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। एक जानकारी के लिए इसको आप समझ लीजिए कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीलीटर के लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के गति के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको पृथ्वी की गति से संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जात बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जात बल कहते हैं। क्या ये दोनों कथन आपका सही है? तो ये दोनों ही कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
तो अंतर्जात बल क्या होता है आपका? इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इसको आप एक बार समझ लीजिए। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है अंतर्जात यानी कि इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जात एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जात बल में कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है। तो ये अंतर्जात बल के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताना है भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो ये देखिए पृथ्वी का कोर है, ठीक है, और ये आपका बाह्य कोर है, ये आपका आंतरिक कोर है, ठीक है, इनर कोर है, ये आपका आउटर कोर है, ठीक है, और इसके बाद ये आपका मेंटल है, ये आपका क्या है? क्रस्ट है। तो इस तरह से ये बटा हुआ होता है। और जो यहाँ पे भूकंप होती है, ठीक है, ये आपका अधिगम केंद्र कहलाता है और जो निकटतम स्थान होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना था यहाँ पे। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भूकंप से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको समझिए एक बार। भूकंप होता क्या है? तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं और उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। बोला जाता है ना कि यही एपिसेंटर है, यहीं पे भूकंप आया था। तो सबसे निकटतम जो अधिकेंद्र होता है वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एपिक सेंटर जो होता है जहाँ पे भूकंप आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है, ये आपको पता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी था, दोनों ही सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से सेम आपका पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपका उठा के लिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो आपने देखा होगा इस तरह से जो बहती है उसको हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका सेम क्वेश्चन जो है लिया गया है बीपीएससी एग्जाम में, आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा चापाकार झील ऑक्सबो लेक जो होता है, चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में या उपयुक्त तीनों भागों में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैदानी भागों में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चापाकर झील जो है ये मैदानी भागों में होता है आपका। घुमावदार होता है जिसे विसर्प कहते हैं। मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तो ये मैदानी भाग में ही होगा। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। तो देखिए मैदानी भाग या क्षेत्र जहाँ प्रवेश करती है नदी तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ये बड़े बड़े मोरों को हम विसर्प कहते हैं। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग पर प्रवाहित होता है और अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है, कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। ये एस आकार का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस आकार का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंत में यह घुमाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को ही चापाकार झील यानी गोखुर झील, छाणन झील, ये सब नाम है, ध्यान रखेंगे। चापाकर झील ये हो या गोखुर झील हो, तो ये सब आपका गोखुर झील का ही उदाहरण है। ऑक्सबो लेक इसको हम कहते हैं, ठीक है। समुद्र तट तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है।
उसको हम वितारिका कहते हैं। वितारिका किसको कहते हैं? देखिए ये ऑप्शन में सारे नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है कि ये आखिर है क्या, तभी आप जो है आंसर लगा पाइएगा। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है ये आपको बताना है। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक या फिर समुद्री भृगु। बताएंगे तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सभी बनाते हैं। समुद्री गुफा भी बन जाता है, तटीय मेहराब भी बनाते हैं, स्टैक भी और समुद्री भृगु भी। तो यहाँ पे चारों ही सही हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनती है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है, जिससे दरारें विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। समुद्री गुफा कहते हैं इसे हम, सी केव्स कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है और ये तटीय मेहराब बनाते हैं। तो ये सबको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तटीय मेहराब बनाते हैं। देखिए ये आपके ऑप्शन में आ गया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। समुद्री गुफा आप समझ गए होंगे। और मेहराब क्या होता है? जो केवल ऊपर छत बसता है उसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन जो है छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर भाग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों पर समुद्री भृगु, यानी इसे हम समुद्री भृगु कहते हैं। जो समुद्री जल के ऊपर जो है उठे हुए ऊंचे सैल की तरह प्रतीत होते हैं, उसे हम समुद्री भृगु कहते हैं। तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोएस। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोएस के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? बताएंगे लोएस क्या है, ये किसके लिए उत्तरदायी हो, यहाँ पे उत्तरदायी कारक क्या है? हिमानी, नदी, पवन या समुद्री तरंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन, हवा के द्वारा। ठीक है, पवन यहाँ पे आपका, इसको एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। जो हवा बहती है, साथ में आपने देखा होगा रेगिस्तान में बहुत धूल जो है पवन के साथ बहता है। तो रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ऐसे पहाड़ जैसा है, इस पे बालू आके टकराते जाएगा तो इसी पे ऐसे से बनते जाएगा। तो ये इस तरह से एक जो है छोटा सा पहाड़ बना लेता है। इसको क्या कहते हैं? सैंड डन्स कहते हैं, बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको हम लोएस कहते हैं। चीन में एक विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वायु से संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे गैस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है, स्किप नहीं करेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या ये आपका कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, ये गलत है। नाइट्रोजन वो पौधे को कहाँ? मिट्टी से मिलती है ना? हमने पढ़ा है, ये पहले भी पढ़ा है। तो देखिए आप साइंस की क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, तो इसीलिए सारी चीज़ों को करा रहे हैं। तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं सभी चीज़ों को, वहाँ से आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपकी एक समझ विकसित हो जाती है। इसीलिए आपको सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसको पढ़ा है ऑलरेडी कि पौधे जो है नाइट्रोजन मिट्टी से उपलब्ध लेते हैं, वो तो वायुमंडल से नहीं लेते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन आपका सही था। यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे पढ़िए, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जिसको हमने पढ़ा भी है, जो आप इसको बताइए कि कौन से जो है
पौधे हैं, पौधे या फिर कह सकते हैं पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है जो आपस में एक सहजीवी संबंध भी बनाता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या है जिसके द्वारा एक सहजीवी संबंध भी बनता है। तो वो कौन सा जीवाणु है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के रूप में इसका स्वरूप बदल लेते हैं जिससे पौधों इसको प्रयोग कर सके। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है वायुमंडल में क्रम यहाँ पे दिया गया है, कितने प्रतिशत जो है अवरोही क्रम में, यानी अधिक से कम की तरफ जाना है। अवरोधी क्रम में अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, देखिए यहाँ पे सभी में नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा अब यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही है। नाइट्रोजन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका परसेंटेज देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, ऑर्गन आपका 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है, और अन्य गैस जो आपका 0.04 के अंदर आता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी 0 से 4% तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है आपको, अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सबका, सारे आंसर कर पाएंगे इसमें। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल के किस परत में होती है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपका सबसे बाहरी परत होता है और लगभग 13 किलोमीटर तक होता है इसकी औसत ऊंचाई। तो आपने देखा है इस तरह से अगर है तो यहाँ पे सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल, इस तरह से आपने देखा होगा। और मध्य मंडल में ही आपका आयन मंडल होता है। ये सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल में ही आपका मौसम संबंधी सारी जो घटनाएं हैं वो होती हैं। तो वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल कुछ भी आ जाए, ओस, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, फिर जो आपके चक्रवात होता है या फिर बिजली चमकती है, ये सब आपकी जो घटना है वो किसके अंदर आती है, क्षोभ मंडल के अंदर आती है। समताप मंडल से अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए समताप मंडल भी आपका जो है क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होता है। तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, यह परत बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। बिल्कुल सही, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, तभी तो वहाँ पे हवाई जहाज़ चलाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए हवाई जहाज़ के लिए उपयुक्त कौन सा मंडल होता है, तो समताप मंडल ही हो जाएगा, ठीक है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, ये भी सही है, तीनों ही सही है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, समताप मंडल के अंदर ही ये सारी घटनाएं आपके देखने को मिलती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, वहाँ 13 किलोमीटर आपने देखा लगभग औसत, और यहाँ समताप मंडल हो जाएगा 13 से लेके 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है वो समताप मंडल के अंदर होती है। इसको भी आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ओजोन गैस आपके किस मंडल में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ओजोन गैस आपका समताप मंडल में आदर्श वाला पाया जाता है, ठीक है। इस परत में सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे बढ़ते, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आते ही जल जाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में ये बहुत ही अच्छे से आपका दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीटेट में ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन माना जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब आप मध्य मंडल आप देख रहे हैं, इस तरह से आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्षोभ मंडल था जो कि 13 किलोमीटर था, फिर आपका ये 50 किलोमीटर तक आया। अब यहाँ पे ये मध्य मंडल आपका 80 किलोमीटर पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो इसका भी आप नोट करते चलेंगे, कुछ भी पूछा सकता है। और यहाँ पे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, इस परत में आने से ये जल जाते हैं, मध्य मंडल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे आपके एक एक क्वेश्चन से आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। रेडियो तरंग पूछ सकता है आपका, विद्युत आवेशित कण किस में विद्यमान होते, संचार व्यवस्था किस मंडल में संभव हो पाती है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, आयन मंडल। और ये आयन मंडल आपका कहाँ पाया जाता है, तो मध्य मंडल में। तो ये क्वेश्चन तो आपका सही था, ये आपका कथन तो सही था। दूसरा देखिए, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी गई है, तो ये भी कथन आपका सही है। 13 से 35 किलोमीटर तक ये आपका विस्तृत है। टोटल कितना है समताप मंडल में, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 15 से 35 आपका, आप 15 तक मान सकते हैं, औसतन 13 दिया गया है, 15 तक जो है आप क्षोभ मंडल तक मान सकते हैं। उसके बाद जो है टोटल 15 से 35 तक जो है क्या है आपका, ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में, याद रखेंगे। और आयन मंडल आपका किसमें पाया जाता है, मध्य मंडल में। बस इतनी बातें आपको क्लियर रखनी है। तो यहाँ पे तो आपका दोनों ही कथन सही था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बहिर्मंडल। और ये बहिर्मंडल जो है, यहाँ पे वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये दोनों ही गैस आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहिर्मंडल के पार्ट है। यहाँ से आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो आपने कंप्लीट देखा, यहाँ पे यही सब बातें जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगी। तो आपको बस भाषा को अच्छे से समझना है, और सारी बातें आप यहाँ पे समझ गए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल जी के अंदर जो होता है, फिर से बहिर्मंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए कौन सा कथन आपका सही है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आयतप या सूर्यतप, इंसोलेशन कहते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान होती है। ये तो सुन के ही गलत लग रहा है ना। सूर्य की जो तप, उसकी जो ताप होती है, वो मात्रा हर जगह एक समान कैसे हो सकती है। आपने तो ये पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो पृथ्वी है, ये देखिए आधा भाग आपका यहाँ पे जो है दिन होता है, आधा भाग आपका रात होता है। कहीं पे ये जो आपका ज़्यादा जो गर्मी रहती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ये सब आपने पढ़ा है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य जो इलाका होता है वो आपका ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो ये सब बातें हमने पढ़ी हैं, तो आप इससे भी इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला कथन आपका बिल्कुल गलत है। एक ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है तो आपको हैट्स ऑफ है, और आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आप इतनी समझ अपनी बना चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप अगर कर पा रहे हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है चांसेस, क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ बच नहीं जाता है अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी सही कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। कथन को ध्यान से पढ़ना है। देख लेते हैं आगे क्या है। कथन सही वाला बताना है आपको। जो भी यहाँ तक देखे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर आप बताते चलिएगा, ताकि आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहे क्लास में, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसके बदले। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो क्या ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो ये भी आपका कथन सही है, ये भी कथन आपका सही है। उच्च वायु दाब जो होता है क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। तो देखिए आपको सबको नोट करना है ये, ठीक है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो ये भी आपका सही है। तो चारों अच्छे से नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको नोट करना है। देखिए भाषा समझ नहीं आती है तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखें कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण
वायु के ताप के द्वारा प्रभावित करता है। और निम्न दाब क्षेत्र जो है ये बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब क्षेत्र क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उच्च दाब आपका किसके अंतर्गत आएगा? बादल मुक्त स्वच्छ आकाश। और निम्न दाब के अंदर क्या आ जाएगा? बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम जुड़ा होता है इसके साथ, ठीक है, नम मौसम। तो ये आपका ना कंफ्यूज कर देगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और वायु सदैव कैसे आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है, ये आपको नोट करना है। पहले आपका उच्च से लेकर के निम्न की तरफ जाता है। बस इतनी बातें आपको ये नोट करनी है। चारों सही हैं, तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वही बात यहाँ पे भी कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाले जो पवन होती है, देखिए पवन से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है। क्या ये कथन आपका सही है? आपको सुमेलित बताना है, कौन सा सुमेलित है, सही बताना है ना। युग्म सुमेलित है कौन सा? देखिए, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं क्या? नहीं। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को मौसमी पवन कहते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। मौसम के अनुरूप चलता है। गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, ठंडी हवा चलती है क्या? देखते हो आप, नहीं चलती है, परेशान रहते हैं गर्म से, अभी भी रह रहे होंगे, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठंडे में देखिए आपको मौसम ठंडा होता है तो पवनें भी जो हैं ठंडी चलती हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को अस्थाई, देखिए अब किसी दिन में या किसी छोटे क्षेत्र में चलने वाली पवन को अस्थाई पवन कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, तो ये आपका यहाँ होना चाहिए था, तो ये दोनों गलत है। एक ही सही है, 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। अस्थाई पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में जो चलती है ना, वो अस्थाई पवनें होती है। जैसे व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा पवन चलती है, इस प्रकार के पवनों के उदाहरण है कौन से? अस्थाई पवन। स्थानीय पवन कौन से होते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है, जैसे हम लू कहते हैं। गर्मी में अभी लू बहुत ज़्यादा चलता है। उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन चलता है, जिसको हम लू कहते हैं। जगह भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से चलने वाली पवन को पश्चिमी या फिर पछुआ पवन कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल। फटाफट से हम इसको करके कंप्लीट करते हैं। आज 5 कर लेंगे तो कल 5 कर लेंगे। 7 नंबर का क्लास, 7 क्लास हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर 5 में चलते हैं, फटाफट से करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जल चक्र से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है कौन सा? तो वाष्पीकरण भी, संघन और वर्षण, ये तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल चक्र समझ रहे हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेती है। यहाँ से यह वर्षा, हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। किस तरह से बदलता है तो ये आप जान ही रहे हैं। सब महासागर में, वायुमंडल में, धरती पर, इसके बीच में ये चक्कर लगाता रहता है, इस तरह से चलते रहता है ये, ठीक है। और ये आपका जल चक्र कहलाता है। चलिए आगे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक योगदान किसका? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे। किसका जो है सागरीय जल की लवणता में बताना है, यहाँ पे योगदान है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की वजह से सागरीय जल में लवणता अधिक होती है। कितना? तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, जिसको हम मापते हैं 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होता है औसत लवण, ठीक है, महासागर में। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक कहते हैं हम इसको अधिकांश, और महासागर की औसत लवणता आपको याद रखनी है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। बताएंगे महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण का बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी अच्छे से जान रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये तो बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, और ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल का प्रभाव होता है। तो ज्वार जानते ही ये क्या होता है, महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आता है एवं तट पीछे चला जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। इस तरह से आते रहता है ना, आपने देखा होगा। दिन में सामान्यतः 2 बार ऐसा होता है। चलिए, निम्न ज्वार भाटा आता है। आगे बढ़ते हैं। बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या होता है? बृहद ज्वार कब आता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। जब इधर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो आपका बृहद ज्वार भाटा आता है। तो ये आपको ध्यान होगा। चलिए, इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, याद रखेंगे। बृहद ज्वार भाटा किन दिनों में आते हैं ये भी आपको बताना है। पूर्णिमा में, अमावस्या में, या दोनों में? किसमें आता है? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों में आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधे में ना होकर समकोण। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में ना होकर समकोण बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे पृथ्वी है, इस तरह से समकोण में बनाते हैं। तो इस तरह से जब बनता है तो बताना है आपको, तब चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं को होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन के जरिए कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बस आपको फैक्ट को समझना है अच्छे से। अब यहाँ देखिए, लाभ बताना है। उच्च ज्वार का लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है ये बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। उच्च ज्वार जो है ये नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद होता है, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, ये भी सही है। और ज्वारी तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादन होता है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ये उच्च ज्वार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी वही बातें यहाँ पे भी आपका कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन वैसे आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए, महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गर्म महासागरीय धाराएं, यहाँ पे असत्य कथन बताना है आपको। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ये तो सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, ये भी आपका सही है। लेब्राडोर जो है ये उष्ण जल धाराएं होती हैं, तो ये उष्ण जल धाराएं नहीं होती। लेब्राडोर आपका शीत में आता है, ठीक है, ठंडी जल धाराएं होती हैं। और यहाँ पे यही गलत था, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महासागरीय जल धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत था। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएं हैं, और जबकि लेब्राडोर है ये शीत जल धाराएं हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जल धारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेब्राडोर आपका शीत जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जल धारा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बताना है। महासागरीय क्षेत्र भर, यहाँ बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पे बताएंगे मछली पालन के लिए कौन सा बेहतर होता है। वह क्षेत्र जहाँ शीत जल धाराएं बहती हैं, वह जहाँ गर्म धाराएं बहती है, नहीं, जहाँ पे दोनों बहती है ना एक जगह पे, गर्म और शीत जल धाराएं जहाँ पे मिलती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहाँ पे आपका मछली पालन के लिए सर्वाधिक जो है आदर्श माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौ संचालन में बाधा उत्पन्न, इसको देख लीजिए। सागर और महासागर के जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है मछली पालन के लिए। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जहां
कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है, बताएंगे। तो जापानी भाषा से हुई है। सुनामी शब्द आपका जापानी भाषा में यूज़ होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए थे। तो यहाँ तक था आज का हमारा चैप्टर, पूरा कंप्लीट हुआ। इसको भी देख लीजिए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह पूरी तरह से डूब गया। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत और हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हुई हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, कंप्लीट हुआ 4 तक। कल से जो है वनस्पति वगैरह हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन भी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कौन कौन से वन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक आपने कंप्लीट देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कंप्लीट वीडियो डन। डन लिखना है आपको, ठीक है। डन लिख के मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कितने वीडियोस जो है आप लोग कंप्लीट देखे हैं। और यहाँ तक आपने देखा है ना, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू।